Okay, so in resonance tube experiment, we have seen the resonance condition occur at different length. पहला जो resonance condition आया था, अगर आपको याद होगा, resonance condition कैसे आता है? When we tune the tuning fork, तो stationary waves जाती है, produce होती है, क्लोज एंड पे नोड फॉर्म होता है, ओपन एंड पे एंटी नोड फॉर्म होता है. पहला रेजोनेंस λ/4 डिस्टेंस पे आता है, विच इज कॉल्ड लेंथ L1. और एक और छोटी सी बात, उसमें एंड करेक्शन ऐड करना होता था, याद है? एंड करेक्शन वी हैव टू ऐड. तो हमारे पास फॉर्मूला आया था ऐसे, L1 प्लस E इज इक्वल टू λ/4. ये पहला रेजोनेंस था. एपरेटस वी हैव ऑलरेडी सीन. तो पाइप को पानी में डाल देना है और ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट करना है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, राइट. सेकेंड लेंथ आता है हमारा L2 प्लस E इज इक्वल टू, कहाँ पे आता है भाई? 3 λ/4 पे. L2 प्लस E is equal to 3 λ/4. And you know what is meant by E? E is called end correction. What is end correction? The distance between end of the pipe and the actual position of antinode. पाइप के एंड के और एक्चुअल पोजीशन जहां पे एंटीनोड बनता है, उस छोटे से डिस्टेंस को बोला जाता है एंड करेक्शन. बहुत अच्छे. इनको सॉल्व अगर करें तो हमारा एंड करेक्शन का फॉर्मूला ऐसे बन सकता है, L2 माइनस 3L1/2. L2 माइनस 3L1/2. करेक्ट. ऐसे हम फॉर्म कर सकते हैं इसको, ऐसे हम फॉर्म कर सकते हैं. क्लियर? ठीक है. दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस ट्यूब. आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन ऑर्गन पाइप, स्ट्रिंग और रेजोनेंस ट्यूब. ठीक है, चलो भाई शुरुआत करते हैं. आज हमारा पूरा दिन प्रॉब्लम्स पे जाने वाला है. विल प्रैक्टिस मोर. क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ. ट्यूब ऑफ लेंथ 1.05 मीटर, ट्यूब जिसकी लेंथ है 1.05 मीटर, क्लोज्ड एट वन एंड. क्लोज्ड एट वन एंड मतलब क्लोज पाइप की बात चल रही है, फुल स्टॉप. इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, इफ velocity of sound in air is 336 मीटर प्रति सेकेंड वेलोसिटी है, कॉमा देन फंडामेंटल, कॉमा देन, तो हमें बताना है फंडामेंटल. फंडामेंटल का मीनिंग यू नो, पहला हार्मोनिक, एंड नेक्स्ट हायर हार्मोनिक, नेक्स्ट हायर ओवरटोन, नेक्स्ट हायर ओवरटोन आर, इनकी वैल्यू बतानी है. I'll give an option. पहला ऑप्शन है 80,160, 80,160. सेकंड ऑप्शन है 80,240, 80,240. थर्ड ऑप्शन है भाई 160,320, 160, 320. और लास्ट ऑप्शन है 160,480. नीट में ज्यादातर ऐसे ही ऑप्शन आएंगे आपको ऐसे टॉपिक से जहां दो ऑप्शन मैच होंगे. एटी कॉमा 160, 80,240, 160,320, 160,480. बताना क्या है भाई, एक बार फिर से पढ़ो. व्हाट यू हैव टू डू, पाइप की लेंथ दिया हुआ है 1.05 मीटर, ठीक है, 1.05 मीटर पाइप का लेंथ दिया हुआ है, और क्लोज पाइप है, आपको बोला है क्लोज पाइप. वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर ऑलमोस्ट 330 होता है, 336 दिया है. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतानी है और नेक्स्ट हायर ओवरटोन बताना है. तो मेरा पहला सवाल, वेरी गुड अनिकेत, मेरा पहला सवाल ये है कि क्लोज पाइप में पहला ओवरटोन कहाँ आता है? इन क्लोज पाइप वेयर इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट ओवरटोन? पहले मैं गिवन लिख देता हूँ. आई विल राइट गिवन. वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन 336 मीटर/सेकेंड.
and small l is given, length of the pipe 1.05 meter, and we have to calculate पहला frequency, पहले fundamental पता करेंगे और अगला ओवरटोन तो हम प्रेडिक्ट ही कर लेंगे। समझ आया भाई? सो बोलो भाई, फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप, बोलो भाई क्या है फॉर्मूला? V/4L है या V/2L है? फॉर्मूला V/4L और V/2L? कमेंट फास्ट। फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप फॉर्मूला इज, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? कुछ लोग सही बता रहे हैं सर, फॉर्मूला है V/4L। कितना भैया? V/4L फंडामेंटल। ओपन पाइप के लिए V/2L जगह 336 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1.05, 4 इंटू 1.05। देखो तो भाई कितना होता है ये कैंसिल करके, बताओ तो आंसर। टेल मी द वैल्यू ऑफ आंसर। वैल्यू क्या रहेगी? 4 से कैंसिल होता है 336। वेरी गुड, आपको क्लियरली दिख रहा है अप्रोक्सीमेटली 80 आंसर आने वाला है। अरे 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये 1.05 को अप्रोक्स 1 समझ लो, अप्रोक्सीमेटली 80 आंसर आएगा। बोल हाँ या ना? 80 हर्ट्ज। अब इसके बाद क्या होता है? 1 के बाद डायरेक्ट कहाँ जंप करता है क्लोज पाइप में? फ्रीक्वेंसी तीसरे हार्मोनिक पर, जिसको हम पहला ओवरटोन नाम देते हैं। याद करो। तो नेक्स्ट ओवरटोन, जिसको हम पहला ओवरटोन भी बोल सकते हैं, फर्स्ट ओवरटोन कहाँ पे आएगा बोलो? विल बी एट थ्राइस एन, 3 times the fundamental frequency. So I'll multiply 3 into 80 which is equals to, बोलो कितना? 240 हर्ट्ज। 240 हर्ट्ज पे हमारा पहला क्या आना चाहिए? ओवरटोन। ओवरटोन नोट कर लो भाई इसको। अब इस क्वेश्चन में क्या चेंजेस किए जा सकते हैं या चेंज होने की संभावना है? हो सकता है आपको डायरेक्ट ऐसा पूछ ले, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ थर्ड ओवरटोन? थर्ड ओवरटोन, तो बोलो भाई थर्ड ओवरटोन कहाँ आएगा? ऐसा पूछा जा सकता है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ थर्ड ओवरटोन? आई बात समझ में? सो टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो भाई ले लिया। एनी डाउट हियर? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। ये सिंपल क्वेश्चन था जिसमें आपको ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाई पहला ओवरटोन कहाँ होगा, दूसरा ओवरटोन कहाँ होगा। ये कभी कभी आपको सीरीज दे देता है पूरे ओवरटोन की, 680, 240, फिर 400, ऐसा ऐसे भी क्वेश्चन है सीरीज वाले। ठीक है, तो कल प्रैक्टिस आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। अगला सवाल स्ट्रिंग पर है, हम मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, स्ट्रिंग का लंबाई 1 मीटर है। ओके, हैज मास पर यूनिट लेंथ, हैज मास पर यूनिट लेंथ। बोलो तो भाई क्या बोलते हैं इसे, कमेंट करो। मास प्रति यूनिट लेंथ 0.1 ग्राम पर सेंटी,
0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर. What will be the fundamental frequency? What would be fundamental frequency? Fundamental frequency. What will be the fundamental frequency of vibrating string of vibrating string under a tension of 400 न्यूटन. ठीक, ऐसा क्वेश्चन दिया है. क्या बोला है? स्ट्रिंग है जिसका लेंथ 1 मीटर है, जिसका मास पर यूनिट लेंथ, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है, लैम्डा के बारे में बात चल रही है. सॉरी, इस चैप्टर में हम न्यू लेते हैं उसको, मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर डेंसिटी. व्हाट विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतानी है और वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग अंडर ए टेंशन ऑफ 400 न्यूटन. तो स्ट्रिंग के केस में हमने देखा कि जब हम उसको फिक्स करके बांध देते हैं और प्लग करते हैं तो उसमें मोड फॉर्म होते हैं, MODE. पहला मोड आता है जब एक लूप फॉर्म होता है, सेकेंड मोड मतलब 2 लूप फॉर्म हो गए. तो यहाँ फंडामेंटल नाम दिया है, मतलब ओनली सिंगल मोड की बात चल रही है. समझ गए? समझ गए क्या भैया? सो इफ आई ड्रॉ लाइक दिस, तो ये हमारा फंडामेंटल मोटर है, जिसमें हमारा L होता है, यह नोड होता है, यह भी नोड होता है, राइट. और यह L की वैल्यू λ/2 के बराबर होती है. यहाँ से लैम्डा की वैल्यू टॉइस L हो जाती है. ऐसे केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनता है भाई? बोलो. N इज इक्वल्स टू 1/टॉइस L अंडर रूट टेंशन डिवाइडेड बाय लीनियर डेंसिटी. बोलो हाँ यार, बोलो हाँ. जनरल फॉर्मूला P/टॉइस L है. P कब लिखते हैं? जब नंबर ऑफ लूप ज्यादा हो. अगर आपको यही क्वेश्चन अगर फंडामेंटल की जगह थर्ड हार्मोनिक लिख के देता तो हम लिखते 3/टॉइस L. आर यू गेटिंग दिस? चलो फिर बताओ तो, टेंशन का वैल्यू 400 न्यूटन है और म्यू का वैल्यू थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा. 0.1 ग्राम मतलब 10⁻³ और सेंटीमीटर मतलब 10⁻². ये वैल्यू आ जाएगी, 0.1 को भी ले लेंगे -1 में, पावर ऊपर जाएगी, 10⁻² हो गया. ये केजी पर मीटर में कन्वर्ट हो गया, ऐसा यूनिट. और स्ट्रिंग का लेंथ 1 मीटर दिया है, नो डाउट. चलो फिर, नाउ इट्स वेरी इजी. 1/2 × 1 अंडर रूट टेंशन का वैल्यू 400 डिवाइडेड बाय म्यू का वैल्यू 10⁻². दैट्स इट, काम खत्म. कर लो भाई आगे सॉल्व. कर लिया जाए. तो ग्राम पर सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया हमने केजी पर मीटर में, और वैल्यू पुट की उसकी, तो नीचे का पावर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा. 4 बाहर आएगा तो 2, 2 से 2 कैंसल, और 10⁻4 बाहर आएगा तो 10⁻2. आई थिंक 100 हर्ट्ज का आंसर आना चाहिए. 100 हर्ट्ज आ रहा है भाई? बोलो भाई फटाक से, एम आई राइट? क्या मैंने सही लिखा है? क्या आंसर 100 हर्ट्ज आएगा? क्या आंसर 100 हर्ट्ज आएगा? आएगा क्या नहीं आएगा? 100 हर्ट्ज. क्लियर? 100 हर्ट्ज. टेक अ नोट ऑफ इट. नोट कर लो इसे ही.
यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ दिया है तो हमने लीनियर डेंसिटी माना है उसको। अगर ग्राम पर सीसी होता सेंटीमीटर क्यूब तो हम उसको रो लेते थे, रो। एंड म्यू कैन बी रिप्लेस एज रो ए, म्यू कैन बी रिप्लेस एज रो ए। रो मतलब वॉल्यूम डेंसिटी या मटेरियल डेंसिटी, और ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। ठीक है, तो वैसा भी अगर दिया जाता तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो तो उस पर थोड़ा सा सोचो 5 मिनट कि इससे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, और ताकि हमें ऐसा ना लगे कि यार ये तो नया क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई देखो क्या बोला है, इन रेजोनेंस कॉलम, इन रेजोनेंस कॉलम resonance column, two successive resonance, two successive resonance are obtained at हमें रेजोनेंस मिल रहे हैं 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर respectively. The next resonance will occur at dash सेंटीमीटर। तो हमें बताना है भाई अगला जो रेजोनेंस है वो कितने सेंटीमीटर पे मिलना चाहिए। जरा प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कहीं भी एंड करेक्शन की बात नहीं की है, so we have to neglect the end correction। कहीं भी हिंट नहीं मिल रहा है एंड करेक्शन का। जस्ट आपको बोला है कि भाई 30-50 पे पहला रेजोनेंस, दूसरा रेजोनेंस है रेजोनेटिंग लेंथ बोलते हैं इनको, दीज आर द रेजोनेटिंग लेंथ। तो तीसरा रेजोनेंस कहाँ मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा बोलो। अरे आपको सीरीज समझाइए ना मैंने। पहला रेजोनेंस कहाँ आता है, क्लोज पाइप है ना, अल्टरनेट आएगा। अगर पहला रेजोनेंस λ/4 पर आ रहा है तो λ/4 की वैल्यू 30 होगी। बोल हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है, और तीसरा रेजोनेंस, सेकंड रेजोनेंस कहाँ पे आएगा, सेकंड रेजोनेंस आता है 3λ/4। ये वैल्यू कितना दिया है 50। करेक्ट। और वेयर विल बी द थर्ड रेजोनेंस, थर्ड रेजोनेंस कहाँ आएगा। ठीक है, मैं एक बार ऑप्शन देख लेता हूँ। आंसर दिया है भाई हमको 70 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर दिया है 70 सेंटीमीटर, 70। अच्छा पहले हम देखते हैं हमें ड्रॉ करके समझ आती है कि बात, क्या हमें ये बात ड्रॉ करके समझ आती है। λ/4 की वैल्यू,
सक्सेसिव रेजोनेंस मिल रहे हैं ना, सक्सेसिव रेजोनेंस। ध्यान से सुनो, हम डायरेक्ट ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हैं लैम्बडा बाय 4 इक्वल टू 30, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं बोला है कि ये पहला रेजोनेंस है। देखो ध्यान से, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये पहला और दूसरा है, सिर्फ इतना लिखा है कि ये सक्सेसिव है। सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक, हो सकता है ये 1 2 हो सकता है ये 3 4 हो सकता है ये 5 6 हो। अरे गेटिंग माई पॉइंट, अगर ये 1 2 हो गए तो हमें तीसरा पता करना है, अगर ये 5 6 हो गए तो हमें 7 पता करना है, अगर ये 7 8 हो गए तो हमें 9 पता करना है। आर यू गेटिंग द प्रॉब्लम? एक बार फिर से पढ़ो। So directly we cannot write lambda by 4 equal to 30. लैम्बडा बाय 4 का मतलब होता है पहला रेजोनेंस, पहला रेजोनेंस। यहाँ पहला शब्द नहीं लिखा है। इन रेजोनेंस कॉलम देयर आर टू सक्सेसिव रेजोनेंस, जैसे हमें बोलता है टू सक्सेसिव ओवरटोन, तो जरूरी नहीं है कि वो पहला दूसरा ही ओवरटोन हो। आर यू गेटिंग माई प्रॉब्लम? बोलो भैया, लील से कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ वेरी गुड। अब देखो, लेकिन हम एक फिगर से एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। कैसे? देखो, मान लो ये हमारा पाइप है रेजोनेंस का, मैं पूरा फिगर नहीं ड्रॉ करता हूँ रेजोनेंस का, ठीक है। और पहला रेजोनेंस कहाँ आता है? जब कोई भी रेजोनेंस आएगा तो क्लोज एंड पर नोड फॉर्म होगा और ओपन एंड पर एंटी नोड फॉर्म होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट। फिर जब हम दूसरा रेजोनेंस लाते हैं तो कल हमने देखा पाइप को ऊपर खींचते हैं, यस और नो? कितना ऊपर खींचते हैं? कि जब तक उसकी कंडीशन मैच ना हो जाए, ट्यूब की कंडीशन और फोक की कंडीशन, ठीक है। आप कितना भी ऊपर खींचो आपको रेजोनेंस मिलेगा जहां ओपन एंड पर 100% क्या फॉर्म होगा? एंटी नोड, बराबर। और क्लोज एंड पर क्या फॉर्म होगा? नोड। क्या आपको ये फिगर समझ आ रहा है? देखो भैया, देखो 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 देखो, आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, ये वैल्यू को आप L1 नाम देते हो और ये वैल्यू को आप L2 नाम देते हो, L2 नाम दे देते हो, राइट। अब ध्यान से देखना, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। पहले केस में और दूसरे केस में, मतलब दोनों की लेंथ में कितना डिफरेंस है? कैन यू टेल मी? L2 माइनस L1 क्या है? ये देखो, ये वाली जो फिगर है ना, ये इधर है, ये देखो, दिस इज माई L1, देखो ना। ये L1 क्यों है बोलो? क्योंकि लेफ्ट साइड का फिगर जब तुम देखोगे तो नोड में और पहले एंटी नोड में कितना डिफरेंस है? आई रिपीट माई सेंटेंस, नोड में और पहले एंटी नोड में कितना डिस्टेंस है? L1। तो मैंने इधर के फिगर में उसको यहाँ बताया है, देखो अब फिगर बड़ा हो गया ना, रेजोनेंस बढ़ते जा रहे हैं, राइट। अरे गेटिंग? सो दिस इज माई L1। अभी रेजोनेंस यहाँ पर आया है सेकंड वाला, ठीक है। तो मेरा पूछने का मीनिंग ये है कि L2 में से अगर मैं L1 माइनस कर दूं तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचेगा? दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड। बोलो जल्दी से रिप्लाई करके, डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड। वेरी गुड, अब आपको समझ आ गया है। यू हैव गॉट द लॉजिक नाउ कि रेजोनेंस के लेंथ का जो डिफरेंस होता है वो लैम्बडा बाय 2 होता है, लैम्बडा बाय 2 होता है। आर यू क्लियर विद दिस? दैट्स इट, काम खत्म। तो बोल भैया, बड़ा लेंथ 50 है, छोटा लेंथ 30 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी लैम्बडा बाय 2 के बराबर, हाँ या ना? ठीक है, तो लैम्बडा बाय 2 का वैल्यू आ जाएगा, इसको ऐसे रहने दो, 50 माइनस 30, दिस विल बी 20 सेंटीमीटर। आंसर नहीं आया है, खाली लैम्बडा बाय 2 आया है। अब आप खुद सोचो, क्या सोचना है? जब अगला रेजोनेंस आएगा तो फिगर विल लुक लाइक दिस। अब आप खुद सोचो फिगर कैसे आएगा।
फिगर कुछ ऐसे आएगा, देखो ये भी एंटी नोड, ये भी एंटी नोड, ये भी एंटी नोड। अब जो दो एंटी नोड का डिस्टेंस था, नीचे से दूसरे एंटी नोड का डिस्टेंस L2 था, अब तीसरे एंटी नोड का डिस्टेंस L3 हो जाएगा। यस सर नो? नाउ टेल मी, फिर से L3 में से L2 माइनस करेंगे तो फिर से λ/2 बचेगा, बोलो हाँ या ना? अरे सीरीज चलती जाएगी। अब L4 में से L3 माइनस करेंगे तो λ/2 आएगा। आर यू गेटिंग दिस? डिफरेंस की बात चल रहा हूँ, डिफरेंस की। अब आप समझ गए। तो L3 पता करना है, L2 का वैल्यू 50 है और λ/2 का वैल्यू 20 है। देखो मैंने आंसर करेक्ट बताया था आपको, तो L3 का वैल्यू आना चाहिए 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। अब आपको शायद रियलाइज हो गया होगा कि दो सक्सेसिव रेजोनेटिंग लेंथ का डिफरेंस λ/2 होता है, डिफरेंस। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होने का। रेजोनेटिंग लेंथ अभी भी देखो λ/4 पर आती है, देखो पहली λ/4, बट मैंने λ/4 इक्वल टू L1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि शब्द फर्स्ट नहीं लिखा था। ये हमने जो फिगर ड्रॉ करके समझा है। कोई अगर मुझसे ये सवाल पूछे कि सर आपने पहला फिगर क्यों ड्रॉ किया, आपको तो बोला नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है पहले दूसरे फिगर से। मुझे सिर्फ इतना समझना है कि सक्सेसिव फिगर में जो डिफरेंस होता है लेंथ का, वो λ/2 होता है। तो देखो ये इसका सक्सेसिव फिगर, ये इसका सक्सेसिव फिगर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस अनिकेत। चलो भाई, क्लियर है? क्लियर 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 क्लियर। तो टेक अ नोट ऑफ इट। ठीक है भाई, तो आपको रेजोनेंस से ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। मैं आपको कल भी बता चुका हूँ कि कोई खास कैलकुलेशन नहीं होते हैं साउंड वेव्स में, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होता है, कॉन्सेप्ट पे। अब बच्चों ये चीज, सेम चीज मैं आपको थेरोटिकल फॉर्मेट में भी लिखा के दे सकता था कि L1 के बाद L2 आएगा तो उनका डिफरेंस ये होगा, फिर L3 आएगा, L4 आएगा। ऐसा लगता है यार टू मेनी फॉर्मूलाज इन द चैप्टर। ठीक है, तो जब हम उसको इसके साथ सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन के साथ, तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आता है मैं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन मैं आपको ओरल पूछता हूँ। आपको तीन फ्रीक्वेंसीज दी गई है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज, 100, 300, 500 हर्ट्ज। 100, 300, 500 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी निकल रही है पाइप के रेजोनेंस से। तो बताओ पाइप कौन सा है, ओपन एंड पाइप और क्लोज एंड पाइप? जल्दी कमेंट करो। 100, 300, 500? जल्दी बोलो। कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं। चलो भाई, एक इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव पर क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन डिक्टेट करता हूँ। करेक्ट है, क्लोज एंड पाइप रहेगा वो, ऑड हार्मोनिक। Two sinusoidal waves traveling in opposite direction. Two sinusoidal मतलब साइन वेव, साइनोसाइडल वेव
ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन। साउंड वेव्स के सारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, तो वन बाय वन यू कैन सी। ठीक है, ये भी आपको रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट नाम से दिख जाएगा। ठीक है, यू कैन गो एंड वॉच। मैंने रात में लिंक भी डाला था ग्रुप पे, यू कैन सी। पूरा प्लेलिस्ट ही रहेगा साउंड वेव्स का। ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाना, यू कैन सी। ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन अलोंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में बन रही है, अलोंग ए स्ट्रिंग, अलोंग ए स्ट्रिंग, फुल स्टॉप। आगे लिखा है द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, द स्पीड ऑफ, कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स। तो बाय डिफॉल्ट ट्रांसवर्स ही फॉर्म होती है स्ट्रिंग में। ट्रांसवर्स वेव इज 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड उसका स्पीड दिया है। ईच हैज एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर, हर एक वेव का एम्पलीट्यूड, ईच हैज एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर, हर एक का एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर है। आगे बोला है एंड वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर, एंड वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर का वेवलेंथ है, फुल स्टॉप। तो क्या बताना है, जल्दी बोल भैया। इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट स्टैंडिंग वेव, the equation of resultant standing wave। पहला प्रश्न तो ये है कि कैसे पता चल रहा है ये स्टैंडिंग है, तो वहां पर एक शब्द लिखा है ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और दूसरी बात, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो ऐसी वेव जब मिलती है, सुपर इम्पोज होती है, तो हमने देखा स्टैंडिंग वेव फॉर्म होती है। करेक्ट। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, कभी साइन के पास ओमेगा टी देगा, कभी कॉस के पास ओमेगा टी देगा, ऐसे, या फिर एक बार एम्पलीट्यूड को 3 दे देगा, एक बार 6 दे देगा, ऐसे हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। y इज इक्वल टू, याद करो, ट्वाइस ए ऐसे था, cos kx sin ओमेगा टी। यस सर, नो, दिस इज माय स्टैंडिंग वेव इक्वेशन, ट्वाइस ए cos kx sin ओमेगा टी। करेक्ट, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि मुझे, ये तो लास्ट में लिखना है ना। चलो फिर, अब हमें क्या क्या चाहिए, x तो वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है, वो तो अपनी जगह पर ही रहेंगे। आपको k का जरूरत पड़ेगा, प्रोपगेशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट। और दूसरा हमें जरूरत पड़ेगा ओमेगा का। ओमेगा कहाँ से आएगा, पता नहीं कहाँ से आएगा, पहले वैल्यूज देखना पड़ेगा हमें क्या क्या गिवन है। तो मुझे पहला वैल्यू गिवन है ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड दिया है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पहले डेटा लिख लेते हैं। एम्पलीट्यूड हर वेव का ए से डिनोट किया जाता है, 3 सेंटीमीटर। सीजीएस में चल रहा हो, कोई छिड़खानी नहीं करते हैं, चलने देते हैं सीजीएस में। लैम्डा का वैल्यू दिया है वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर। करेक्ट। चलो भाई, लैम्डा के वैल्यू से के बहुत आसानी से आ जाएगा, क्योंकि के का वैल्यू होता है 2 पाई बाय लैम्डा। तो 2 पाई बाय लैम्डा का वैल्यू दिया है बच्चों 6, 2 पाई बाय 6 मतलब पाई बाय 3। चलो इसका काम तो खत्म हो गया। ठीक है, इसका सेंटीमीटर इनवर्स रहता है यूनिट, 2 पाई बाय लैम्डा, नंबर डिवाइड बाय वेवलेंथ। ओके, के काम खत्म हो गया। अब हमें ओमेगा चाहिए, ओमेगा चाहिए। ओमेगा लाने के लिए वी हेल्पफुल हो सकता है। कैसे हेल्पफुल हो सकता है, वी का वैल्यू होता है ओमेगा बाय के। अब आपकी मर्जी है, चाहे ओमेगा बाय के से लाओ या वी इक्वल टू एन लैम्डा से लाओ। एन लैम्डा, पहले एन आएगा फिर 2 पाई से मल्टीप्लाई करना, समझिए। मैं इम्प्लाइज करता हूँ, ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा वी के, वी इंटू के। वी का वैल्यू 0.5 है और
k का वैल्यू 5/3 है, 0.5 को 1/2 लिखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 5/6। चलो काम खत्म। रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, काम खत्म। ए का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेव आएगा, इक्वेशन ऑफ वेव रहेगा ट्वाइस ए cos kx sin omega t, which can be written as, चलो नीचे लिख देता हूँ, ट्वाइस ए का वैल्यू कितना है ये दिख रहा है 3, 2 3 6 हो जाएगा ये, cos kx, k का वैल्यू 5/3 है, 5/3x इंटू साइन ओमेगा टी, ओमेगा का वैल्यू वो 5/6 है, दिस विल बी 5/6 इंटू टी, सो दिस इज माई सेंटीमीटर में रहेगा, दिस इज माई इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। इफ यू वांट आई विल अपलोड दिस लेक्चर आल्सो, लास्ट में मिल सकता है आपको ये लेक्चर, ठीक है 16 हो गए शायद, उसमें 17 नंबर पे प्रॉब्लम, मिक्स प्रॉब्लम्स रहेगा, ठीक है हम कोई मिक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना स्टैंडिंग वेव में। चलो डन। तो मैंने आपको सारे एक्सपेरिमेंट कल ही इसलिए बता दिए थे, वरना क्या होता था, आप देखो स्ट्रिंग में भी रेजोनेंस शब्द आ रहे हैं, पाइप में भी रेजोनेंस शब्द आ रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते थे कि रेजोनेंस क्या है। इसलिए हमने क्या किया, पहले फॉर्मेशन के साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी देख ली, नाउ इज इजी टू अंडरस्टैंड, उसको थोड़ा सा मैच करना इजी हो गया। चलो ठीक, अगला प्रश्न। अब यार कुछ कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चन है दैट यू कैन सॉल्व बाय योर ओन, जैसे एक इक्वेशन दिया है स्टैंडिंग वेव का, जैसे अभी दिया था, और आपको पूछा है डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीनोड, यू नो लैम्डा निकाल लो, और डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीनोड मतलब लैम्डा/2 का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है खुद कर सकते हो, यू कैन डू इट बाय योर ओन। और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, कल हमने बोला है कि भाई स्ट्रिंग का लेंथ अगर हम 1/4 कर दे, हाफ कर दे, तो टेंशन पे क्या इफेक्ट होगा एक्सेट्रा, वो भी आप कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखाओ। थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू, कभी इक्वल शब्द आता है कभी यूनिजन आता है, देखा हमने, इज इक्वल टू सेकेंड हार्मोनिक ऑफ ओपन पाइप, क्लोज पाइप का तीसरा ओवरटोन यूनिजन में है सेकेंड हार्मोनिक ऑफ ओपन पाइप के, कैलकुलेट
calculate ratio of their length। स्टैंडिंग वेव्स में सबसे पहला सवाल मैंने यही करवाया था शायद, जब हमने पाइप फॉर्मेशन देखा था, पाइप में वेव फॉर्म होती है। इनके लंबाई का रेशो पता करना है, ठीक है। सभी लोग सॉल्व करेंगे। आई वांट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरीवन। सॉल्व इट। गिवन कंडीशन लिखो पहले। क्या रहा भाई आंसर, बताओ जल्दी फटाफट। रिप्लाई फास्ट। कुछ लोग बोल रहे हैं 7:4 आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं 5:4 आ रहा है। व्हाट विल द करेक्ट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बोलो भाई। व्हाट इज गिवन टू यू? हमें क्या दिया गया है कंडीशन? तीसरा ओवरटोन क्लोज पाइप का, तीसरा ओवरटोन क्लोज पाइप का इक्वल टू है सेकंड हार्मोनिक। इसको हम ऐसे लिखते हैं, सेकंड हार्मोनिक ऑफ ओपन पाइप। ओवरटोन को रोमन में लिख देते हैं समझने के लिए। चलो भाई, क्लोज पाइप का तीसरा ओवरटोन कितने हार्मोनिक पर आएगा? ऑड हार्मोनिक होते हैं ना, तो पहला तीसरे पर, दूसरा पांचवें पर, तीसरा सातवें पर। करेक्ट जवाब 7। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है इसकी V/4L। टी लगा देंगे इसको क्लोज के लिए। और सेकेंड हार्मोनिक तो अपनी ही जगह पे रहेगा। इसकी फंडामेंटल होती है V/2L। V/2L क्या होगा प्यारे बच्चों? V से V मर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इधर, और हमारा L ऊपर क्लोज लेना है तो LC/LO आ जाएगा। करेक्ट। जिन्होंने 7/4 दिया था सही जवाब है। इट शुड बी 7/4 सेंटीमीटर। 7/4 सॉरी सेंटीमीटर नहीं, रेशो है ये। इट इज अ रेशो ऑफ सेम लेंथ, दोनों सेम क्वांटिटी का रेशो। चलो डन। ठीक है भाई, तो ऐसे सवाल ज्यादा आते हैं, टेक अ नोट ऑफ इट, टेक अ नोट ऑफ इट। चलो और कुछ क्वेश्चन है क्या हमारे पास? जस्ट होल्ड ऑन।
चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने देता हूँ, यू कैन ट्राई। चलो एक क्वेश्चन है हमारे पास। फॉर ए organ pipe, for a organ pipe, three successive resonance frequencies, three successive resonance frequencies, आपको तीन सक्सेसिव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज दी गई है, उनका वैल्यू है 425, 425, 595, 595 एंड 765 हर्ट्ज रिस्पेक्टिवली। टेकिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, आगे बोला है टेकिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर as 340 मीटर पर सेकेंड। नंबर 1, कैलकुलेट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। पहला तो ये बोला है कि प्रेडिक्ट टाइप ऑफ ऑर्गन पाइप। पहले तो हमें कौन से प्रकार का ऑर्गन पाइप है, क्लोज है, ओपन है, वो बताना है। एंड नंबर 2, कैलकुलेट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ ऑफ पाइप। कैलकुलेट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ ऑफ पाइप। इट्स अ गुड क्वेश्चन, ऐसे सवाल आने की संभावना ज्यादा रहती है इस टॉपिक पे आता है तो टेक अ नोट ऑफ इट। पहले क्वेश्चन पढ़ो। आपको तीन सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज दी गई है, तो जरूरी नहीं है वो 1 2 3 ही हो सकता है वो 3 4 5 5 6 7 7 8 9 ऐसे कुछ भी हो सकती है, या हो सकता है आपको पता है अगर क्लोज पाइप हुआ तो वो एक छोड़कर होगी, जैसे 1 3 5 3 5 7 7 5 9 9 11 13 ऐसे भी हो सकता है, वी डोंट नो। वही हमें बताना है कि कौन सा पाइप है, इस पे से प्रेडिक्शन लगाकर और बाद में उसकी फंडामेंटल पता करनी। ठीक है, तो कैन यू टेल 425, 595 और 765 ये कौन से फ्रीक्वेंसी में होगी, कौन से पाइप की फ्रीक्वेंसी हो सकती है, बोलो 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 बोलो। देखो इसको दो वे है सॉल्व करने के। एक तो पूरा मैथमेटिकल वे है कि पूरी ईमानदारी से ऐसा लिखा जाए कि लेट ये एक्स नंबर का फ्रीक्वेंसी है, तो दूसरा वाला जो उसके बाद का है वो या तो x+1 होगा या तो x+2 होगा। x+1 हुआ तो समझो एक के बाद एक चल रही है कंटिन्यूअस में, वो ओपन पाइप है, और अगर x+2 हुआ तो समझ जाना ये क्लोज पाइप है। समझ गए, एक वे है ऐसा। या तो फिर सीधा सीधा आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो, इफ आई गिव यू एन ऑप्शन। ठीक है, मैं आपको अगर ऑप्शन देता हूँ तो यू कैन गो बाय द ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 85, दूसरा ऑप्शन है 170, तीसरा ऑप्शन है 35 और चौथा ऑप्शन है 255। अब आप इनमें से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो,
या इन नंबर को डिवाइड करके देख सकते हो कि कौन परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, कौन परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। एक तो ये है 425 को 85 से डिवाइड करो, नंबर लिख दो साइड में। 595 को 85 से डिवाइड करो, नंबर लिख दो साइड में। कहीं भी अगर वो डिवाइड नहीं होता है, इंटीजर नंबर नहीं आता है, 7 के बाद में 8 या फिर 9 नहीं आता है, तो समझ जाना वो ऑप्शन रॉन्ग है, फिर अगले पर मूव हो जाना। ये एक तो आर्बिटरी वे है। मैथमेटिकल वे है, ये है इसको समझने का। मैथमेटिकल वे ये है, देखो कैसे। मुझे नहीं पता ये कौन से नंबर की है, मैं सबसे पहले फंडामेंटल की बात करता हूँ। लेट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बी एक्स, मैंने इसको एक्स हर्ट्ज अज्यूम कर लिया है, एक्स हर्ट्ज अज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो मुझे बताओ एक्स हर्ट्ज अगर ये है, एक्स हर्ट्ज अगर ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर नहीं, इसको एन हर्ट्ज ले लेंगे, एन हर्ट्ज ले लेंगे। ठीक है, तो ये एन का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए ना। 425 जो है वो इंटीजर मल्टीपल होगा। ठीक है, हार्मोनिक्स और ओवरटोन हमेशा इंटीजर मल्टीपल होते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि ये एक्स फैक्टर है, एक्स इज अ फैक्टर, 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। अगर इसका वैल्यू 425 है, ठीक है, तो अगला इसका वैल्यू क्या रहेगा, एक्स प्लस वन रहेगा। एक्स प्लस वन कब लिख सकते हो, फॉर कौन सा पाइप के लिए, बोलो जल्दी से। 525, फॉर विच पाइप आई कैन राइट। सेकंड के बाद थर्ड हार्मोनिक किस में आता है, ये आता है क्लोज पाइप में। तो मैं ये जो सारा लिख रहा हूँ क्लोज पाइप का प्रिडिक्शन है। इनको सॉल्व करो, एक्स का वैल्यू इंटीजर आता है क्या, देखो। सॉल्व दिस, कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो प्यारे बच्चों। तो डिवाइड करेंगे तो देखो क्या वैल्यू आती है। और वैसे ही ओपन पाइप के लिए भी चेक करना। ओपन पाइप के लिए देख लो, अगर एक्सएन का वैल्यू मैंने 425 लिया है तो ओ सॉरी उल्टा हो गया है, क्लोज पाइप में एक छोड़कर आती है वैल्यू, तो ये ओपन पाइप के लिए है। और क्लोज पाइप के लिए अल्टरनेट एक छोड़ के ये हो जाएगा एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 595, 595, 595। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो कहाँ है एक्स इंटीजर आता है, दोनों को डिवाइड कर दो। ये नहीं डिवाइड कर रहे तो उसको मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करो और एक्सएन का वैल्यू ऊपर से रख दो। देखो इसको ब्रैकेट को ओपन किया तो एक्सएन का वैल्यू आ जाएगा एक्सएन प्लस एन इज इक्वल टू 595। एक्सएन का वैल्यू 425 है, तो आई विल राइट 425 प्लस एन इज इक्वल टू 595। एन का वैल्यू आ जाएगा वो 595 में से 425 माइनस करो, 595 में से 425 माइनस करो, बोलो भाई कितना आएगा फटाक से। एक्सएन प्लस एन इज इक्वल टू 595, तो 5 माइनस 5 0, 9 माइनस 2 इज 7 और 5 माइनस 4 इज 1। 170 हर्ट्ज आ रहा है ये। ठीक है, 170। इसको देखो, चेक इट। एक्सएन प्लस 2n इज इक्वल टू 595, एक्सएन का वैल्यू 425 है, यहाँ पे वैल्यू आ रहा है n इक्वल टू 170 हर्ट्ज। ठीक है, 170 हर्ट्ज, 170 नहीं, यहाँ पे आधा आएगा इसका, 85 हर्ट्ज। तो दो पॉसिबिलिटी मिल रही है मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। अगर मैं इसको ओपन पाइप मानता हूं तो 170 और क्लोज पाइप मानता हूं तो 85। गॉट इट, दो पॉसिबिलिटी मिल गई है। अब मल्टीप्लाई करके देख लो सक्सेसिव कहाँ पे आता है। जैसे फॉर एग्जांपल 175 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 425 आएगा, चेक कर लो, चेक कर लो। 170 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 425 आएगा।
बोलो भैया जल्दी। 170 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो? ठीक है, तो अपना टाइम आप हो रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे देता हूँ। ठीक है, तो